जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी सेक्शन से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसी क्रम में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु के लिए। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो दोस्तों ये कहा जाता है लिनियस के लिए। सिस्टेमा नेचर एक बुक है जिसमें जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। ये पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस के लिए। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया? ये पूछा ही जाता है। द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है कैरोलस लिनियस ने। ओके, और हम बात करें इसी क्रम में कि वैज्ञानिक नामकरण का जो पहला शब्द है या फिर जो द्विनाम पद्धति है उसका जो पहला भाग है ये किससे संबंधित है? तो पहला भाग जीवों के वंश को बताता है। ठीक है, जीवों के वंश को कि वो जीव किस वंश का है। और दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग बताता है जाति को कि वो जीव किस जाति का है। ओके, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। और मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। और वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काइटिन की। नेक्स्ट वन की बात करें तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के प्राणी हैं? ये तीनों जो हैं मोनेरा जगत के प्राणी हैं। शैवाल, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के अंग हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप जगत के। एक कोषीय जीव किसके अंतर्गत आते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा के अंतर्गत। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? ऑक्टोपस का पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये मोलास्का संघ का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका यानी कि सेल। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1665 में। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो जो कोशिका का भाग होता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जीव द्रव्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग में जल होता है? तो 80% भाग में जल होता है। ठीक है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है जीव द्रव्य में। और कितने परसेंट पाया जाता है ऑक्सीजन? तो 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ दी सेल किसे कहा जाता है? याद रखना दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये रिपीट होते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। भले एक बार में यदि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और वहीं से आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन गारंटी से बोलता हूँ वीडियो आपको देखना ही है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों कोशिका का जो शक्ति ग्रह है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ये हजारों बार रिपीट हुआ है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है?
लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कौन सी कोशिका वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होती है? वनस्पति और पशु में जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका है ये दोनों में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। और इसी क्रम में पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कौन सी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। कब? 1955 में। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा श्वान नामक वैज्ञानिकों ने। मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तंत्रिका तंत्र मानव की सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गाल्जिकाय के लिए कहा जाता है। तारकाय किसमें पाया जाता है? यानी कि सेंट्रोसम, तो ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता? तो स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरकेजे ने। पत्तियों का हरा रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो पर्णहरत, इसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल, और इसी की उपस्थिति के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको याद रखना। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को यानी कि क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तियों में कैरोटीन नामक एक पिगमेंट होता है और इसी की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन पिगमेंट के कारण। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो जोड़ी पूछा गया है ना, कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर। ठीक है, लेकिन यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जाता यानी कि गुणसूत्रों की संख्या, तो आप कहते 46। ओके, वंशगति का वाहक किसे कहते हैं? तो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो गुणसूत्रों में स्थित जीन जो हैं ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए के द्वारा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने इसको प्रतिपादित किया था। कब? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। और देखो दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज मैराथन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में आप बेल आइकन दबा लें। ठीक है, और लगभग सभी सब्जेक्ट पर मैराथन वीडियो बन चुके हैं, तो सब्जेक्ट वाइज मैराथन वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए। आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका चुनाव किया था? तो सबसे पहले मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। एक जीन
एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बिडल व टेटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के गुणसूत्र का उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरण होते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतान में स्थानांतरित होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? संख्या यदि पूछा जाए तो 46, और यदि आपसे जोड़े पूछे जाए तो 23 जोड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर के गुणसूत्र में किसका सम्मिश्रण होता है? XY गुणसूत्रों का सम्मिश्रण होता है पुरुषों में, ठीक है, या फिर नर में। और हम बात करें मादा में तो XX गुणसूत्रों का सम्मिश्रण होता है, ठीक है। और बच्चे के लिंग निर्धारण में किसका क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? लड़का होगा कि लड़की होगा? इसके लिए पिता का क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है। किस प्रकार से? मैंने बताया कि एक पिता में, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा ही देता हूँ, पिता और माता यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। और नर में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में क्या होता है? XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब XX गुणसूत्र मिलता है तब क्या होता है? लड़की होती है, ठीक है। XX गुणसूत्र के मिलने से लड़की होती है, और जब XY गुणसूत्र मिलता है तब क्या होता है? तब लड़का होता है, ठीक है। तो मादा के पास तो ऑलरेडी XX गुणसूत्र होते ही हैं, ठीक है। जो पिता का Y गुणसूत्र है, ठीक है, ये जब मिलेगा तभी ना लड़का होगा, ठीक है। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो क्रोमोसोम है ये पिता का माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जोड़ी। देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। और गुणसूत्रों की यदि हम संख्या पेयर में बात करें तो कितने पेयर होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इन 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो समान गुणसूत्र हैं इनको ऑटोसोम कहा जाता है, ठीक है। और हम बात करें कि एक जोड़ी गुणसूत्र जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको सेक्स गुणसूत्र कहा जाता है, सेक्स, या फिर इसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। जंतुओं तथा उनकी क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आते हैं? तो जो एक कोशिकीय प्राणी हैं ये प्रोटोजोआ संघ में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खारे पानी में पाए जाने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? तो ऐसे जंतु जो खारे पानी में होते हैं वो पेरीफेरा संघ में आते हैं। संघ पेरीफेरा के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं? तो साइकन, माथिनिया और स्पंज, ये सब पेरीफेरा संघ के जंतु हैं। नेक्स्ट है, जलीय द्विस्तरीय प्राणी किस संघ से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलेंट्रेटा संघ से। संघ सेलेंट्रेटा के कुछ उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा, ये जो है ये सेलेंट्रेटा संघ के कुछ उदाहरण हैं। केंचुआ किस संघ का प्राणी है? कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो केंचुआ एनिलिडा संघ का प्राणी है। केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो 4 जोड़ी हृदय होता है केंचुआ में, ठीक है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। किस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं? तो इकाई नोडरमेटा संघ के जितने भी जीव हैं सभी समुद्री होते हैं। नेक्स्ट है, किस संघ के जीवों में कवच सदैव उपस्थित होता है? सीपी घोंगा में कवच सदैव उपस्थित होता है। किस वर्ग में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? पक्षी वर्ग में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? हेलोडर्मा। ना उड़ सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो कीवी और यमू, ठीक है। ये पक्षी जो हैं 2 ना उड़ सकने वाले पक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है? तो बकरी की रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है, कितना? 39 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 मांसपेशियां होती हैं अपनी बॉडी में। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। और मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है?
स्टेपीडियस, कौन सी? स्टेपीडियस सबसे छोटी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस टिश्यू, और इसको चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो रक्त की मात्रा वजन के 7% होता है। ठीक है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है। और जो रक्त है वो क्षारीय होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर औसत रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं रक्त में। ठीक है। रक्त में लगभग कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 60% रक्त में केवल प्लाज्मा होता है। ठीक है। और हम बात करें कि प्लाज्मा जो 60% है रक्त में, इसमें कितने प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। ये दो फैक्ट हमेशा याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है? तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। जो रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है। और हम बात करें सबसे पहले आरबीसी की, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। हम बात करें कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो आरबीसी की मृत्यु होती है यकृत यानी कि लीवर में और प्लीहा में। ठीक है। 2 जगह आरबीसी की मृत्यु होती है, और इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है। प्लीहा, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। तो प्लीहा, स्प्लीन, या फिर इसको एक और नाम है, इसको और क्या कहा जाता है? तिल्ली कहा जाता है। ठीक है। तो प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किन स्तनधारी जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट के आरबीसी में और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। रक्त का लाल रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? मोस्ट से भी ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर हम 1 लाइनर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में और टॉपिक वाइज जनरल साइंस को पढ़ना चाहते हैं, आसान भाषा में जनरल साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी टॉपिक वाइज सामान्य विज्ञान की ई बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है। इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कम समय में आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और इसी क्रम में हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो यदि आपको करंट अफेयर्स और जनरल साइंस में अच्छा स्कोर करके आना है, तो आप हमारी दोनों ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट वन की बात करें, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में कौन सा लोह यौगिक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में हेमेटिन पाया जाता है। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहां से CO2 को वापस लाना, ये काम कौन करता है? आरबीसी करता है। मनुष्य के रक्त में किसकी कमी होने पर रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है? तो यदि हीमोग्लोबिन की कमी है तो एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है। शरीर में प्रतिरोधक रक्षक का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है 2 से 5 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। और मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? ध्यान रखना, दोनों का निर्माण यानी कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों का निर्माण तो होता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में, लेकिन मृत्यु अलग अलग होती है। जो डब्ल्यूबीसी है इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है?
रक्त में। और मैंने बताया था कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो प्लीहा में। कहाँ पर आरबीसी की मृत्यु होती है, प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो निर्माण तो बोन मैरो में होता है, अच्छी बात है, लेकिन इनकी मृत्यु अलग अलग होती है। इसको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ये रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं, यानी कि रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है, 3 से 5 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। और रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ पर होती है, प्लीहा में होती है, आरबीसी के समान। डेंगू ज्वर होने पर शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू ज्वर जब होता है ना तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है अपनी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है, देखिए विटामिन की बात करें तो विटामिन के, और कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन महत्वपूर्ण है। शरीर के ताप को नियंत्रित तथा रोगों से रक्षा कौन करता है, रक्त करता है, ठीक है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, हमारे लीवर में होता है। और विटामिन के की सहायता से फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है, 2 से 3 मिनट का समय लगता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की। तो इसकी खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, और 1900 में। मनुष्यों के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है, आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। जो मनुष्य के ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं ना, ए बी और ओ, ठीक है। ये भिन्नता का कारण क्या है, आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। और मनुष्य में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 प्रकार के, ए बी और ओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। और हम बात करें सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर किसको कहा जाता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी को। और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है, तो जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी की संख्या जो है ये बढ़ती जाती है। दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लाखों व्यू आ रहे हैं, लेकिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में कमेंट करते हैं कि सर आप साइंस की मैराथन बना दीजिए, या ज्योग्राफी की मैराथन बना दीजिए, इकोनॉमी की मैराथन बना दीजिए। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और साथ में बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप जो इम्पोर्टेंट वीडियो में डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। आइए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है, हेपेरिन नामक प्रोटीन। देखिए दोस्तों, जो हमारी वाहिनी होती हैं इनमें ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन यदि ये ब्लड जो है ये रक्त की वाहिनियों में जम जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, तुरंत मौत हो जाएगी। तो एक प्रोटीन होता है हेपेरिन नामक, ये रक्त को हमारी वाहिनियों के अंदर नहीं जमने देता है, इसको याद रखेंगे। हेपेरिन नाम का जो प्रोटीन है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत यानी कि लीवर में। और शरीर में रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो लिम्फोसाइट कणिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमाटोलॉजी कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितनी बार रक्तदान कर सकता है, तो एक बार में हम 450 ml ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। 450 ml ब्लड को 1 यूनिट ब्लड कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, विलियम हार्वे के लिए। मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmGH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से पाचन प्रारंभ होता है। और मुख में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, इनमें टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है।
भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो लगभग 4 घंटे तक रहता है अमाशय में भोजन। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर फाइलोरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जठर रस। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो जठर रस में पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, और भोजन के साथ में जो जीवाणु आते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को कैसा बनाता है? तो ये अम्लीय बना देता है। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 30 फीट लंबी होती है आहार नाल, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अस्थियों और दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। अमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन एंजाइम। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? रेनिन एंजाइम। दूध में कौन सा प्रोटीन ग्लूकोज युग्म होता है? तो कैसीन और लैक्टोज। नेक्स्ट है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदल देता है? जाइमेज। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है? टाइलिन एंजाइम के द्वारा, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? जो क्रेटिन है, ये रेशेदार प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? छोटी आंत में। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां लार ग्रंथियां हैं, यकृत है और अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? यानी कि बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये लीवर यानी कि यकृत को कहा जाता है। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? तो 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम। किस विटामिन का संश्लेषण यकृत में होता है? विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट है, प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? यकृत। शरीर में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यकृत यानी कि लीवर। स्तनधारी जीवों में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यूरिया जो है ये यकृत यानी कि लीवर में बनता है। भोजन में वसा की कमी पर कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है? यदि अपने भोजन में वसा की कमी है, ठीक है, तो जो हमारा लीवर है ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है? ये भी लीवर में जमा होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। और पीलिया रोग से भी यकृत ही प्रभावित होता है। और पित्तरस का स्रावण कहाँ से होता है? यकृत से होता है। पित्तरस कहाँ स्टोर होता है? तो ये पित्ताशय में स्टोर होता है। हिपेरिन प्रोटीन जो शरीर में रक्त जमने से रोकती है का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। जो मृत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनको किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का पता किस अंग की जांच के द्वारा किया जाता है?
ये क्वेश्चन अभी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि एक व्यक्ति को जहर दे के मारा गया है कि नहीं, ये पता करने के लिए उसके किस अंग की जांच करेंगे। तो आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर की। पित्त यानी कि वाइल का पीएच मान कितना होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.7। भोजन के माध्यम को क्षारीय किसके द्वारा किया जाता है, पित्त यानी कि वाइल के द्वारा। नेक्स्ट है विटामिन के एवं वसा में घुले विटामिनों के अवशोषण में क्या सहायक होता है, पित्त यानी कि वाइल। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है, तो जो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज है ये अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का कार्य करती है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय से होता है। और पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, अग्नाशय को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इन तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं, तो ये अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने करी थी, फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने कब करी थी, 1921 में। इंसुलिन जो है एक हार्मोन का प्रकार है और कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन जो है ये शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है, बीटा कोशिकाओं में। इंसुलिन के अल्प स्रावण से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो जो हमारा पैंक्रियाज है ये खराब हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन के अधिक स्रावण से कौन सा रोग हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर क्या कहलाते हैं, जो हमारी जीभ के ऊपर इस प्रकार से डॉट डॉट से ये अंकुर बने होते हैं ये स्वाद कलियाँ कहलाती हैं, क्या, स्वाद कलियाँ। नेक्स्ट है जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है, तो आंग के भाग से मीठे का स्वाद होता है, ठीक है। और जो पश्च भाग है इससे कड़वे का स्वाद होता है और जो बगल वाले भाग होते हैं इससे खट्टे का आभास होता है। और हम बात करें कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, दांत में इनेमल पाया जाता है, ठीक है। ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आप बिल्कुल डिटेल में और टॉपिक वाइज सामान्य विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय है और आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, ठीक है, तो आप क्विक रिवीजन के लिए अच्छा स्कोर करने के लिए हमारी टॉपिक वाइज जनरल साइंस की ई बुक को फटाफट से बाय कर लीजिए। और इसी क्रम में आप साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मैं यही कहूँगा फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर ही डालिए। अभी ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर। साइंस की ई बुक जो है ये मात्र 25 रुपये में मिल रही, 25 रुपये में। और करंट अफेयर्स की कितने में मिल रही है, 35 रुपये में। तो जाइए फटाफट से इन दोनों ई बुक को बाय कर लीजिए, 70% छूट का ऑफर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों की थेरेपी क्या कहलाती है, तो रूट कैनल ट्रीटमेंट, इसको शॉर्ट में आरसीटी कहा जाता है। दांतों में कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम के कारण दांतों में कठोरता होती है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रकार होता है इंसीजर, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आगे के 4 दांत हैं ये कौन से दांत कहलाते हैं, इंसीजर। और दूसरा प्रकार क्या होता है, तो कैनिन या फिर इनको भेदक दंत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आप दांत देख पा रहे होंगे, एक और एक, दो, ठीक है, ये जो 2 दांत होते हैं, ठीक है, ये कैनन होते हैं। ये हम केवल नीचे वाला भाग देख रहे हैं, इनको आप जस्ट डबल कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया इंसीजर मैंने आपको निचले जबड़े में बताए हैं 4 दांत, ठीक है, 4 निचले जबड़े में हैं तो 4 ऊपरी में होंगे। इस प्रकार से टोटल इंसीजर की संख्या कितनी होगी, 8। संख्याओं को हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। और मोलर की यदि हम बात करें तो आप मोलर यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। इसी क्रम में हम बात करें
कि मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। और मनुष्य में इंसिजर या फिर कृदंत या फिर इसको छेदक दांत कहा जाता है। तो इंसिजर दांत की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब किस प्रकार के दांतों की संख्या कितनी होती है इसको हम समझ लेते हैं। इंसिजर, मैंने आपको बताया था कि ये जो आगे के 4 दांत हैं ये इंसिजर हैं, ठीक है। निचले जबड़े के 4 दांत, और अभी केवल हमें निचला जबड़ा दिख रहा है ना, और 4 ही होंगे ऊपरी जबड़े में, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। और कैनन की बात करें तो कैनन यहाँ पर हमें 2 दिख रहे हैं, ठीक है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो कैनन 2 दिख रहे हैं, तो 2 नीचे के 2 ऊपर के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। और हम बात करें प्री मोलर की, तो प्री मोलर हमें 2 और 2 यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से 4 नीचे के और 4 ऊपर के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और मोलर की बात करें तो हमें 3 दूनी 6 दिख रहे हैं, 6 ऊपर के और 6 नीचे के कितने हो जाएंगे? 12। इस प्रकार से टोटल दांतों की संख्या कितनी है? 32। ये आपको याद रखना है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। हमें दांत के प्रकार दे देगा और पूछेगा इस प्रकार में, इस दांत की इस प्रकार की संख्या कितनी होती है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें, मनुष्यों में कितने दूध के दांत होते हैं? तो 32 20 जो हैं ये दूध के दांत होते हैं। दांत का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। दांत की बाहरी परत इनेमल किससे मिलकर बनी होती है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। कौन से दांत भोजन को चीरने का काम करते हैं? तो इंसिजर यानी कि कृदंत। बच्चों में कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते? यही दांत नहीं पाए जाते बच्चों में, इंसिजर यानी कि कृदंत। नेक्स्ट है, किस खनिज की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं? फ्लोरीन की कमी से। मनुष्य के दांत पीले भी किसके कारण होते हैं? फ्लोरीन की कमी से। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत निकलते हैं। पूरे जीवन काल में टूट जाते हैं फिर से आ जाते हैं, इस प्रकार से टोटल 52 दांत निकलते हैं। और फ्लूरोसिस रोग का संबंध किससे है? दांत से है। किस स्तनधारी जीव में सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं? तो जायंट आर्माडिलो में सबसे ज़्यादा दांत पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दांतों के मैल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? 300 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दांतों का मुख्य कार्य भोजन को पीसने का होता है? तो जो मोलर टीथ होते हैं, मैंने बताया था कि 6 होते हैं नीचे और 6 होते हैं ऊपर, टोटल 12 होते हैं। किन दांतों का मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है? प्री मोलर का। और किन दांतों को टीयरिंग टीथ कहा जाता है, यानी कि भोजन को फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं? कैनिन। ये टोटल कितने होते हैं? 4। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किस विटामिन की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं? विटामिन सी की कमी से। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता? हमारा हृदय कभी विश्राम नहीं करता। शरीर का कौन सा अंग रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हृदय निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय तथा उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का। वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति किस तंत्रिका द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा। मानव हृदय में कक्षों यानी कि चैम्बर की संख्या कितनी होती है? तो अपने हृदय में 4 चैम्बर यानी कि कक्ष होते हैं। दाएं हृदय और बाएं हृदय में कौन सी मांसपेशियां अलग करती हैं? तो दाएं हृदय को बाएं हृदय से जो सेप्टम मांसपेशी है ये अलग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट कितनी बार खुलते तथा बंद होते हैं? तो ये 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कपाट होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कपाट होते हैं। कितने? यहाँ पर मैंने डायग्राम भी लगाया है, तो ये 4 कपाट होते हैं, ठीक है, ये 4 कपाट, ठीक है। हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। हृदय की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं?
तो एपिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की संकुचन होने वाली मांसपेशियां जो कि मध्यम परत की हैं उनको क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम कहा जाता है। दिल की आंतरिक परत जो रक्त के संपर्क में रहती है उसे किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोकार्डियम के नाम से। हृदय का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? लव। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम हृदय ध्वनि को लव कहा जाता है। हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी इसको कहा जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ब्लड प्रेशर को सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? यदि ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो गया है तो इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, और हम बात करें कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है? तो हाइपोटेंशन कहलाता है। दोस्तों, हम जिस प्रकार से बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एक चीज़ को ध्यान रखा है कि क्वेश्चन को क्रम से पढ़ना। क्रम से पढ़ने से ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड प्रेशर यदि सामान्य से अधिक हो जाए, ठीक है, सामान्य से अधिक हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको हाइपरटेंशन कहेंगे, और सामान्य से यदि कम हो जाए तो उसको हाइपोटेंशन कहेंगे। सामान्य से कम होना, हाइपोटेंशन। तो इससे क्या होगा? दोनों चीज़ें आपको पता हो गई। अब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसलिए हम सब्जेक्ट वाइज मैराथन को पढ़ चुके, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, लगभग हम 8 से 10 मैराथन वीडियो बना चुके हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री के हम 3 पार्ट बना चुके हैं। ठीक है, ज्योग्राफी बना चुके हैं, इकोनॉमी बना चुके हैं। ठीक है, और अभी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज मैराथन आप प्लेलिस्ट को विजिट करके ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहा जाता है? सिरा कहा जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो धमनी कहा जाता है। ठीक है, शरीर से हृदय की तरफ कौन ले जाती है? सिरा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त कौन ले आती हैं? धमनी। कौन सी धमनी शुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाती है? पल्मोनरी धमनी जो होती है ये शुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से पूरे शरीर को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन सी धमनी करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एरोटा धमनी। और हेपेटिक धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के किस अंग तक पहुंचाने का काम करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय तक। पेसमेकर का संबंध मनुष्य के किस अंग से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय से। जो पेसमेकर है आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र है। ठीक है, तो इसका संबंध हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरा। किस धमनी में रुकावट के कारण हृदय घात हो जाता है? तो हार्ट फेल जिसको हम बोलते हैं, कैरोनरी धमनी में यदि रुकावट हो जाए तो हृदय घात यानी कि हार्ट फेल हो जाता है। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं? लिम्फोसाइट कहलाती हैं। शरीर के हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है? लिम्फोसाइट। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? एल्यूमिन। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दे यानी कि किडनी में। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। और किडनी यानी कि गुर्दे का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। गुर्दे के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रास्ते से बाहर निकालना किस अंग का प्रमुख काम होता है? ये गुर्दे का ही काम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी में प्रतिदिन कितने लीटर रक्त का निष्पादन होता है? तो 180 लीटर रक्त का फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र में यूरोक्रोम एक नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, इसी के कारण मूत्र का रंग
हल्का पीला होता है। मूत्र का पीएच मान भी पूछा जाता है, कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। मूत्र में पाया जाने वाला यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? तो ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। शरीर के विभिन्न भागों के मध्य कार्यात्मक समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी कहा जाता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारी रामबाण ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आपको ई बुक को बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन में। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र 90 सेंटीमीटर की होती है। तंत्रिका तंत्र के वह भाग क्या कहलाता है जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से, एक मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जा। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग संपूर्ण शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन। और मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है हमारे ब्रेन को, ठीक है। एक क्या है? अग्र मस्तिष्क, ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे सबसे टॉप पर, इसको फोर ब्रेन बोलते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, इसको मिड ब्रेन बोलते हैं। और हम बात करें तीसरे की, ठीक है, तो ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है इसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, इसको हिंड ब्रेन हम बोलते हैं, ठीक है। और मिड ब्रेन, ये जो छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है इसको मिड ब्रेन बोलते हैं। और सबसे बड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा है अग्र मस्तिष्क। ओके, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? पर मस्तिष्क, इसको सेरिब्रम कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग आँख, नाक, कान आदि से आने वाली सूचनाओं पर कार्यवाही करता है? तो सेरिब्रम करता है। मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क यानी कि लिटिल ब्रेन कहा जाता है? तो सेरिबेलम के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब और ड्रग्स का सेवन मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करता है? तो अधिक शराब, ड्रग्स वगैरह का सेवन जो है ये सेरिबेलम को प्रभावित करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो जो अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, फॉर ब्रेन है, ये चिंतन के लिए जिम्मेदार है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है ये संवेगात्मक क्रियाओं यानी कि इमोशनल एक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख, प्यास, गुस्सा, नफरत, प्यार, ईर्ष्या, नींद और शरीर का तापमान आदि कौन कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उस ढांचे को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेनियल कहा जाता है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर कितनी लेयर होती हैं? तो मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए 3 लेयर होती हैं, ठीक है। तीनों लेयर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो पहली लेयर है ये ड्यूर मैटर कहलाती है, दूसरी कहलाती है क्या? आर्किनाइड, और तीसरी लेयर जो है ये पायामीटर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाली तीनों लेयर को क्या कहा जाता है? तो जो तीनों लेयर होती हैं इनको मेनिंजिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीनों लेयर को मेनिंजिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मेनिंजिस में यदि संक्रमण या सूजन हो जाए, ठीक है, तो इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे अब कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर होती हैं, ठीक है, और इन 3 लेयर को संयुक्त रूप से मेनिंजिस कहा जाता है। और मेनिंजिस इन लेयर में यदि संक्रमण या फिर सूजन आ जाए तो मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है
कि जो मेनिंजाइटिस रोग है ये हमारे शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे, हमारे ब्रेन से इसका संबंध है, हमारे मस्तिष्क से इसका संबंध है। यदि आप क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम में स्कोर करके आएंगे। मानव मस्तिष्क का औसतन वजन लगभग कितना होता है, 1400 ग्राम। यदि हम एवरेज वेट की बात करें तो ये 1400 ग्राम होता है। पुरुषों में बात करें ये 1336 ग्राम होता है और महिलाओं में 1498 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में पाए जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैंने बताया कि जो 3 प्रकार की लेयर हैं, ठीक है, इनमें सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक सेरिब्रम, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये है सेरिब्रम। और हम दूसरे की बात करें तो ये जो भाग है ये थैलेमस है। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये वाला जो भाग है ये हाइपोथैलेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धिमत्ता, चतुराई, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, वाणी और चिंतन का केंद्र है। तो सेरिब्रम है, ठीक है। और सेरिब्रम जो है ये अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। ब्लड प्रेशर मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में दर्द, ठंड और गर्मी का एहसास कराता है, तो थैलेमस कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के दूसरे भाग यानी मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मिड ब्रेन को 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रल पेंडिकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, मस्तिष्क के अन्य भाग को मेरुरज्जा से कौन सा भाग जोड़ता है, सेरिब्रल पेंडिकल जोड़ता है। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों की गतिविधियों को कौन कंट्रोल करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा होता है, तो हम बात करें जो टेम्पोरल लोब है, ठीक है, जो कनपटी भाग है, ये सुनने के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो हम बात करें ईईजी के फुल फॉर्म की, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलेमस। तो हम बात करें कि और थैलेमस के क्या क्या काम होते हैं, ये दर्द की अनुभूति कराता है, संवेदी संकेतक, स्पर्श की सूचना देता है, दबाव की अनुभूति करवाता है। पीयूष ग्रंथि की बात करें, कहाँ स्थित होती है, ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यही होती है पीयूष ग्रंथि। इसका वजन भी पूछा जाता है, तो 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि का कंट्रोल करती है, तो पीयूष ग्रंथि से HTH हार्मोन रिलीज होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि के श्रावण को कंट्रोल करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन कितने भागों से मिलकर बनता है। तो जो हिंड ब्रेन है ये भी 3 पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। हम बात करें कि हिंड ब्रेन कौन सा है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला जो है ये हिंड ब्रेन है, ठीक है। और इसका एक पार्ट है सेरिबेलम, यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे ना, ये वाला पार्ट ये सेरिबेलम है। और हम बात करें एक पार्ट यहाँ पर देख रहा होगा ये पोन्स है, ठीक है। और तीसरी बात करें मेडुला ऑब्लागेटा, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये मेडुला ऑब्लागेटा है। ओके, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को मेडुला
ऑब्लागेटा कंट्रोल करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों, उपापचय आदि को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लागेटा करता है। श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लागेटा के लिए। मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ है उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो मस्तिष्क के यदि ऊतक मर जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जैविक मृत्यु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेडुला ऑब्लागेटा। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं? 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं? तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मैंने तो बताई था अभी आपको, मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। इसको मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क से सूचनाएं किसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग कितने न्यूरॉन होते हैं? लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन के संदेशों का मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? पोन्स के द्वारा। ठीक है, ये हिंड ब्रेन का भाग होता है पोन्स। पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग चेहरे के हाव भाव और मूत्राशय को नियंत्रित करता है? ये पोन्स करता है। मस्तिष्क से संबंधित किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है जैविक घड़ी। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो कौन सी ग्रंथि मनुष्य को एक ही समय पर जगाने, सोने, सतर्क या थका हुआ महसूस कराने में सहायता करती है? पीनियल ग्रंथि करती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208 होती है। और नवजात शिशु की बात करें तो हड्डियों की संख्या 300 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और फीमर जो है ये जांघ की हड्डी होती है, याद रखना। ठीक है, और मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 29 हड्डियाँ होती हैं। और मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के 12 जोड़ी होती हैं। कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़ी। जो टीबिया नामक हड्डी है ये पूछा जाता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। कई बार रिपीट हुआ है। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो याद रखना, अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन। और इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? हम आगे पढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। और जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, ये कहाँ पर होती है? कान में होती है। ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजाओं में पाई जाती है। किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? सांप में होती है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और हम बात करें मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम है। मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अस्थि को अस्थि से, मैंने बताया था कि अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। कौन? टेंडन। और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट। फेफड़ों का बाहरी आवरण किसका बना होता है? प्लूरल झिल्ली का बना होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? फेफड़ा यानी कि लंग्स। नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मेडुला ऑब्लागेटा जो है ये श्वसन का नियंत्रण करता है। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? अनोक्सिया कहलाती है ऑक्सीजन की कमी। मनुष्य की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 16 बार प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 बार। मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी के द्वारा। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है श्वसन। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ों में जो रक्त है ये ऑक्सीजन युक्त होता है।
फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? 6 से 8 लीटर। किस प्रक्रिया के दौरान श्वसन के दौरान गैसें रक्त में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन का वर्णक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। किस क्रिया द्वारा श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? वायु कूपिकाओं के माध्यम से। श्वसन के दौरान छोड़ी गई सांस में कितने प्रतिशत CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान शरीर के अंदर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन जाती है? जब हम सांस लेते हैं ना तो 21% जो ऑक्सीजन है ये हमारे अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आहार नाल और श्वसन नली आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये ग्रसनी में मिलते हैं। श्वसन दर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्पाइरोमीटर के माध्यम से। किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, ठीक है। तो इसी अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में यदि जमा हो जाए तो हमें दर्द का आभास होने लगता है। श्वसन क्रिया में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? मेलेनिन, ठीक है, पिगमेंट है ये। और ऐसा भी पूछा जाता है कि किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण मनुष्य का रंग गोरा या काला होता है? तो मेलेनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण। मनुष्य के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। और त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मस कहलाती है। में शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? सबसे समृद्ध स्रोत की बात करें वसा है, ठीक है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। शरीर निर्माण और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायता करता है? तो मरम्मत और निर्माण में, ठीक है, प्रोटीन सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में 42%। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को किस खाद्य पदार्थ का सेवन से बचना चाहिए? तो कोई हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो सोडियम युक्त उसको कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो एसिड में। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशीयोरकोर रोग हो जाता है। शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन की। नेक्स्ट है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 1912 में। जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं, बी और सी। तो हम क्या बोलते हैं? गई भैंस पानी में। भैंस मतलब BC, ठीक है, और पानी मतलब पानी में घुलनशील विटामिन। और इसके बाद हम बात करें कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो BC के अलावा जितने भी हैं A, D, E। कौन सा विटामिन नेत्र और त्वचा के लिए आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन A। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन B12 को कोबाल्ट भी कहा जाता है। पूछा जाता है कोबाल्ट किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन B12 को। शरीर की रोगों से रक्षा के लिए कौन से पोषक पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। और रतौंधी रोग जो है ये विटामिन A की कमी से ही हो जाता है। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और बेरी रोग जो है ये विटामिन B की कमी से होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C की जो कमी है इससे स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी
दांतों का रोग है। नेक्स्ट है, किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से रैकेट्स रोग हो जाता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियो मलेशिया रोग हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और हम बात करें कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। ओके। और रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनेन। और हम बात करें किन विटामिन का संश्लेषण शरीर में होता है? विटामिन डी और के का संश्लेषण शरीर में होता है। हमारे शरीर के भार का कितने प्रतिशत जल है? तो 65 से 70% जो है ये जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में किस विष के कारण केराटिसिस नामक बीमारी हो जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्सेनिक विष। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको डॉक्टर कैल्शियम और आयरन की गोलियां कहता है कि आप इन गोलियों को खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोह खनिज। नेक्स्ट है, आरबीसी तथा B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट की। एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का। शहद का मुख्य घटक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रैक्टोज। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान होता है? तो जो आँख की कार्निया है, ठीक है, आँख का कार्निया भाग है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान होता है। मानव की आँख के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता? कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता। सामान्य नेत्र की अधिकतम सुस्पष्ट दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। और सामान्य नेत्र की न्यूनतम सुस्पष्ट दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी के हिसाब से पुतली का आकार कौन निर्धारित करता है? आइरिस करता है। ट्रेकोमा जो बीमारी है ये आँख को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आइरिस। नेत्रदान करते समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्निया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल होता है? स्यालिक अम्ल होता है आंसू में। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य की आँखों से देख सकता है? तो परावर्तन की घटना के कारण जो मनुष्य ये आँखों से देख पाता है। मानव नेत्र लगभग कितने मेगापिक्सल का होता है? 776 मेगापिक्सल का होता है मानव नेत्र। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को साफ देख सकता है परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, उसको दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस वाला चश्मा प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस वाला चश्मा प्रयोग करते हैं। ओके। और इसी क्रम में आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। कौन सी आँखों की बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाते हैं? तो ज़ेरोप्थेल्मिया जो बीमारी है इसमें आंसू सूख जाते हैं। आँख की बीमारी मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। आँख की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? 150 डिग्री। मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। ओके। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो मैंने बताया कॉर्निया में। रिपीट है क्वेश्चन। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच में पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? जलीय द्रव कहलाता है। जलीय द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसू को बनाना। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखों का दृष्टि स्थायित्व कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/16 सेकंड। किस ग्रंथि से आंख से आंसू निकलते हैं? जिस ग्रंथि से आंसू निकलते हैं उसको लैक्रिमल ग्रंथि कहा जाता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस किस पेशी पर टिका होता है? तो जो लेंस है आंख का वो सिलियरी पेशी पर टिका होता है। आंखों का वह काला छिद्र क्या कहलाता है जहां से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है? तो क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली या और आरबीसी। मलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने करी थी? तो प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज करी थी लेब्रन ने। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुनेन, पेलोड्रीन और क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पायरिया नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दांत होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? मसूड़ों से रक्त निकलता है। पेचिस रोग में आंत प्रभावित होती है। और काला ज्वर की बात करें किस परजीवी के कारण होता है? तो लीशमैनियन डोनावानी परजीवी के कारण। ओके। नेक्स्ट है, काला जार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। और कालरा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने करी थी। रेबीज के टीके व दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने करी थी। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका। ओके। डी माने डिप्थीरिया, पी माने पर्टूसिस और टी माने टेटनस। नेक्स्ट है, टेटनस रोग किसके द्वारा जनित रोग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा। टेटनस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। टेटनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये क्लास्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना किस बीमारी के लक्षण हैं? ये टेटनस के लक्षण हैं। हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग में आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कॉलरी जीवाणु के कारण। तेज बुखार के साथ सिर दर्द किस रोग के लक्षण हैं? टाइफाइड के। टाइफाइड रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? आंत। किस जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग हो जाता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण। क्षय रोग यानी कि टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, क्षय रोग यानी कि टीबी का वाहक कौन सा जीवाणु है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डिप्थीरिया नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली को। काली खांसी नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये हीमोपीलस पर्टूसिस जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, काली खांसी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन किस रोग के लक्षण हैं? निमोनिया के। निमोनिया नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारे फेफड़े। क्या? फेफड़े यानी कि लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। नेक्स्ट है, कोढ़ नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है कोढ़, और हमारी पूरी त्वचा को प्रभावित करता है। ओके। किस जीवाणु के कारण कोढ़ रोग होता है? तो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से कोढ़ नामक रोग हो जाता है। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच में किया जाता है? तो HIV रोग की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एड्स रोग किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? तो जो एड्स है
ये वायरस यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी है। और एड्स रोग शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। डेंगू ज्वर किसके काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के। और डेंगू ज्वर में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर। ग्लूकोमा जो बीमारी है ये किससे संबंधित है? तो ये आंखों की बीमारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो किस कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा रोग किस वायरस के कारण होता है? मिक्सो वायरस के कारण। चेचक रोग और छोटी माता किस वायरस के कारण होती है? वेरियोला वायरस के कारण। खसरा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर को। नेक्स्ट है खसरा रोग किस वायरस के कारण फैलता है? रूबेला वायरस के कारण। हेपेटाइटिस और पीलिया रोग या फिर इसको पीलिया रोग कहा जाता है, शरीर के लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। रेबीज रोग की बात करें तो किस वायरस के कारण होता है? रेबीज लाइसा वायरस के कारण। रेबीज रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस रोग जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो मैंने बताया था आपको कि मेनिनजाइटिस जो रोग है ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी है और ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जीका बुखार जो है किसके काटने से होता है? एडीज मच्छर के। रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया किसके काटने से होता है? कुत्ते या फिर भेड़िए के काटने से होता है। ठीक है, और इस बीमारी में पानी से डर लगने लगता है। दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद, ये सारे के सारे रोग जो हैं ये फफूंद के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा के मुलायम हिस्से को। वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है और वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति में किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? लाल और हरे रंग को। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है। दोस्तों इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज मैराथन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और आपको कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस रोग से ग्रसित महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है? तो गुणसूत्रों की सामान्य संख्या मैंने आपको बताया कि कितने जोड़ी पाए जाते हैं गुणसूत्र? 23 जोड़े। और संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ठीक है, लेकिन यदि महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, तो ये 46 से संख्या घटकर कितनी बचती है? 45 बचती है। महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं ना, तो एक गुणसूत्र जो है ये हट जाता है। कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग। कीमोथेरेपी किसके उपचार में दी जाती है? कैंसर के। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी थी? जोनास साल्क ने। पेनिसिलिन वैक्सीन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की धमनी फट जाने से मस्तिष्क की रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा लकवा या फिर पक्षघात। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैकोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और हम बात करें कि शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथर्मिया कहते हैं। नाखून और पशुओं के खुर और सींग किन ऊतकों के बने होते हैं? ये केराटिन ऊतक के बने होते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर को आंतरिक संरचना से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरोंटोलॉजी से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की किस शाखा में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में। स्त्रियों में पाए जाने वाले
ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोग्राफी कहते हैं। विज्ञान की किस शाखा में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने साइंस के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को पढ़ा है। ओके, यदि आप इसी प्रकार से ये हमने वन लाइनर फॉर्मेट में क्विक रिवीजन किया है। यदि आप डिटेल में जनरल साइंस को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज जनरल साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तीनों सेक्शन केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों सेक्शन पढ़ना है तो आप हमारी ई बुक को फटाफट से बाय कर लीजिए। अभी ऑफर में ये ई बुक बहुत ही सस्ती है और इसी क्रम में आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को भी परचेस कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए, देरी किस बात की, रामायण ई बुक है, ज़रूर परचेस कर लीजिए। अब टेस्ट है आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लगाना है बिना ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? हाथ में, कान में, नाक में, पैर में, पेट में, कहाँ पर टीबिया नाम की जो हड्डी है ये पाई जाती है? फटाफट से इन 2 क्वेश्चन के आंसर लगाइए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लास जो है ये लगभग अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट को विजिट करके सारे सब्जेक्ट की मैराथन को ज़रूर देखिए। इसी प्रकार से हमने मैराथन वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप किस सब्जेक्ट पर मैराथन चाहते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।